ओके हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस क्लास। देखो बेटा, अभी तक हमने कई दिन से 2-3 दिन से तो क्लास नहीं हो पाई अच्छे से, क्योंकि ऐप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और उसके अलावा आपकी ऑनलाइन क्लासेस की बजाय अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये शुरुआत से ही कर रहा हूँ इस चैप्टर थर्ड जो आपने देखा था, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, ये आप जानते ही हो। हालांकि ये एक दो टॉपिक आपके हो चुके हैं, बट फिर भी मैं इसलिए डाल रहा हूँ दोबारा, ताकि आपको जिन बच्चों का नहीं हो पाया था उनको दिक्कत ना हो और कंटिन्यूटी मेंटेन रहे सबकी। ठीक है, तो द फेमस स्केच बाई, ये तो आप छोड़ो। इन दिस चैप्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो किसी देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस किस तरह से करवाए जा सकते हैं और उनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो सकती है, इस बारे में पढ़ेंगे। द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, हालांकि आज से चैप्टर शुरू कर रहे हैं दोबारा। एक पार्टी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद कंटिन्यूसली 3-4 इलेक्शंस तक एक पार्टी का डोमिनेंस कैसे रहा, और उसका नाम आप सब जानते हो, कांग्रेस। द इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, अब ये है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कि फिर ओपोजिशन की इमरजेंस कैसे कैसे हुई, कौन कौन सी पार्टियां आई। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली इलेक्शंस, कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंस और ओपोजिशन की इमरजेंस, इन तीन मेनली इन तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैप्टर के नाम से ही पता है कि भाई एक पार्टी का डोमिनेंस। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एक देश को, एक राष्ट्र को बनाने में क्या क्या दिक्कतें थी, कब बनाने में, जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे। Now we will start. You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. आप सभी को पता है कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस क्या थी जब भारत का जन्म हुआ। मीन्स हम कॉलोनाइजेशन से मुक्त हुए थे, तो हम पूरी तरह से लूट पिट चुके थे, सिंपली हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देश चलाना पॉसिबल ही नहीं था, और सभी को लग रहा था कि कुछ दिनों के बाद ही वापस अंग्रेज़ बोल के ही गए थे कि आप 2 साल नहीं चला पाओगे देश को, हमें ही कहोगे कि हमारे देश को संभाल लो। ठीक है, तो ये था वो जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस थी। यू हैव रीड अबाउट द सीरियस चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट कन्फ्रंटेड द कंट्री राइट इन द बिगिनिंग। आपने शुरुआत में ही देखा है कि नेशन बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, और ये सारी चीज़ें आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी। ठीक है, जैसे इतनी सारी जातियाँ थी, इतने सारे धर्म थे, इतनी सारी लैंग्वेज थी, ये सब आप जानते ही हो। Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. जो दूसरे देश थे दुनिया के, आपको पता है इस टाइम पीरियड में जब हम आज़ाद हुए, दुनिया के बहुत सारे देश आज़ाद हुए कॉलोनाइजेशन से, तो उन कंट्रीज़ के नेताओं को लगा कि हमें पहले देश को एक बनाए रखना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट बाद में फिर कभी हो जाएगी तो भी देख लेंगे। दे सेड दैट नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो दूसरे देश के नेताओं ने क्या कहा उनके देश के रिगार्डिंग, कि हमें पहले अपने देश को एकजुट करना है, डेमोक्रेसी को बाद में देखेंगे। एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स, और उनको लग रहा था कि अभी हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेंगे तो डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, देयर फॉर मैनी ऑफ द कंट्रीज दैट गेंड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियलिज्म एक्सपीरियंस नॉन डेमोक्रेटिक रूल, इस वजह से जो कॉलोनाइजेशन से देश आज़ाद हुए उनमें से बहुत सारे देश आज़ाद तो हो गए, बट वो नॉन डेमोक्रेटिक रूल के नीचे चले गए। ठीक है, इट टूक वेरियस फॉर्म्स, नॉमिनल डेमोक्रेसी, अब नॉन डेमोक्रेटिक रूल किस किस तरह का हो सकता है। एक तो नॉमिनल डेमोक्रेसी, नॉमिनल मीन्स नाम की डेमोक्रेसी, जहाँ पर एक्चुअल में ना तो इलेक्शन होते हो ढंग से, ना रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता हो। ठीक है, कोई एक इंसान हो वो बना हुआ हो राजा वहाँ का, या राष्ट्रपति जो भी है। ठीक है, या फिर कोई सेना का मिलिट्री कमांडर बन जाए। ठीक है, या फिर कोई जो एक पुरानी अपनी वंश परंपरा चलती आ रही है उससे राजा या उसकी फैमिली से बनते आ रहे हैं, तो नॉन डेमोक्रेसी क्रिएटिव हो जाता है ऐसा। बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, यदि एक ही इंसान क्या पूरे देश पे कंट्रोल हो, वन पार्टी रूल, यदि एक ही पार्टी रूल में रहे, और डायरेक्ट आर्मी रूल, डायरेक्ट आर्मी मैंने अभी बताया, आर्मी के कमांडर जनरल
कई बार क्या कर लेते हैं, अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेते हैं, गवर्नमेंट को अपने नीचे ड्रा कर या उसको झुकाकर अपने सामने। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून। जब ये अलोकतांत्रिक परंपराएं शुरू होती हैं तो ये ऐसा बोला जाता है इनके संदर्भ में कि जल्दी ही डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर देंगे हम। बट वंस दे एस्टेब्लिश देम सेल्व इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलोज देम। लेकिन जब एक बार यदि किसी कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स या नॉन डेमोक्रेटिक रूल एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको फिर बाद में चेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। द कंडीशंस इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट। भारत की स्थिति भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं थी, ऐसे ही हम थे। बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ। लेकिन भारत के जो नेता थे जो उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे यहाँ पर मुश्किल रास्ते को चुना, मीन्स डेमोक्रेसी को साथ साथ एस्टेब्लिश करने के लिए काम किया। एनी अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग फॉर आर स्ट्रगल, आर फ्रीडम स्ट्रगल वाज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हम किसी और किसी रास्ते पर जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमें जब हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में ही हमने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के बारे में बोल रखा था। आर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। हमारे देश के नेताओं को पता था कि ऐसी सिचुएशन में डेमोक्रेसी किस तरह से एस्टेब्लिश की जाएगी और उसका पॉलिटिक्स में क्या रोल रहेगा। आर लीडर्स वर दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज ए प्रॉब्लम। हमारे देश के नेताओं ने राजनीति को एक समस्या के रूप में नहीं देखा। दे सो इट एज ए वे ऑफ सोल्विंग द प्रॉब्लम्स। उन्होंने देखा कि राजनीति से प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है, ना कि राजनीति खुद एक प्रॉब्लम है। एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ। हर एक सोसाइटी को अपना हक है, वो किस तरह से अपने देश को चलाएंगे, या राजतंत्र लाएंगे, लोकतंत्र लाएंगे, वन पार्टी रूल लाएंगे, क्या होगा, ठीक है। देर आर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसी अल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम। अलग अलग सबके पास ऑप्शंस होते हैं कि उनको कौन सी फॉर्म से अपने देश को गवर्न करना है, रूल करना है। देर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस। अलग अलग समूह के लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, उनमें आपस में मतभेद हो सकता है, एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं। हाउ डू वी रिजोल्व दीज डिफरेंसेस। अब हमें इन सब चीज़ों को कैसे सोल्व करना है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ही इस बात का अपने आप में आंसर है। वाइल कॉम्पिटिंग एंड पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स, द पर्पज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो क्या है, जो पावर में आएगा, सत्ता में आएगा राजनीति में, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से उसको लोगों के भले के लिए काम करना पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स पूरी जनता की भलाई के लिए काम को परस्यू करने के लिए काम करना पड़ेगा। दिस इज़ द रूट आर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। तो हमारे देश के नेताओं ने ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का मुश्किल रास्ता चुना, ताकि अभी मुश्किल कितनी भी झेलनी पड़ जाए, आगे चल के हमेशा देश में शांति सुरक्षा बनी रहे। लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। 11th क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का इतना लंबा टाइम लेके हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल को बनाया है। You would remember that the Constitution was adopted on 26 November 1949 and signed on 24 January 1950 and it came into effect or came into force on 26 January 1950। ये भी 11th क्लास से ही है। 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, मीन्स अडोप्ट हो गया था। 24 जनवरी को उस पर साइन हुए थे, लेकिन केम इनटू फोर्स और केम इनटू इफेक्ट का मतलब होता है कि 26 जनवरी 1950 से उसको लागू किया गया, और इसी वजह से फिर 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। एट दैट टाइम द कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। अब जो ये टाइम पीरियड था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक का, इस टाइम पीरियड में एक इंटरिम मतलब अस्थायी सरकार थी। इट वाज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब जरूरी हो गया था कि भाई देश में एक पहली लोगों के द्वारा चुनी गई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन द प्लेस। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल रेगुलेशंस लिखे हुए थे, किस तरह से इलेक्शंस हो गए, ये सारा सिस्टम
पहले से ही बताया जा चुका था हमारे संविधान में, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना था। इनिशियली इट वाज थॉट दैट दिस वाज ओनली ए मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। शुरुआत में ये सोचा गया कि केवल कुछ महीनों के टाइम पीरियड के बाद ही इलेक्शन होंगे देश में। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन जनवरी 1950। भारत का इलेक्शन कमीशन जो भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता है, आज भी वो जनवरी 1950 में उसका गठन कर दिया गया। सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सुकुमार सेन नाम के इंसान पहले देश के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर बने। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर एक्सपेक्टेड सम टाइम इन 1950 इटसेल्फ। तो ऐसी संभावना थी कि भारत के पहले इलेक्शन 1950 में ही कहीं ना कहीं होंगे। But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair elections in a country of India's size। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट के बाद उसने जब रिसर्च की तो उसने पाया कि भारत जितने बड़े देश में और ऐसी मुश्किल सिचुएशन में इलेक्शंस को अच्छे से फ्री और फेयर इलेक्शंस को करवा पाना बहुत मुश्किल है अभी की कंडीशन में, ना कि आगे के लिए ही। ध्यान रखना इस बात को। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिनेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पहले इलेक्शन करवाने के लिए हर एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज डिसाइड करनी पड़ेंगी कि कहाँ एक एमएलए बनेगा, किस एरिए तक कहाँ एक एमपी बनेगा। It also required preparing the electoral rolls, the list of all citizens eligible to vote। कौन कौन लोग इलेक्टोरल रोल्स होंगे, कहाँ कहाँ पर पोलिंग बूथ बनेंगे, उसके अलावा कौन कौन लोग वोट दे सकेंगे, ये भी डिसाइड करना ज़रूरी है, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। बोथ दीज टास्क टुक ए लॉट ऑफ टाइम। और इन दोनों चीज़ों में बहुत समय लगना था। व्हेन द फर्स्ट draft of the rules was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list। जब पहली बार ये रिसर्च किया गया तो पाया गया 40 लाख महिलाएं जो वोट देने की उम्र में है या वोट दे सकती हैं, उनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं था। They were simply listed as wife of or daughter of the election commission refused to accept these entries and order a revision इफ़ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ़ नेसेसरी। तो इलेक्शन कमीशन ने पाया कि वो या तो किसी की वाइफ या किसी की बेटी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनको अभी उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे, और जो एक लिस्ट होती है इलेक्टोरल लिस्ट, उस लिस्ट में वोटिंग लिस्ट में उसमें उनका नाम नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी डिले करना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज ए मेहनत एक्सरसाइज। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहली बार के आम चुनाव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। इतने बड़े लेवल पर किसी भी दुनिया के किसी भी देश में आज तक इलेक्शन नहीं हो पाए थे। एट दैट टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हु हैड टू इलेक्ट अबाउट 3,200 MLAs एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो उस टाइम पे जो 17 करोड़ लोग वोट दे सकते थे, उनको 3200 MLA और 489 मेंबर ऑफ लोकसभा मीन्स MP इलेक्ट करने थे। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। 17 करोड़ में से केवल 15% लोग ही साक्षर थे, मीन्स बाकी 85% को तो पता ही नहीं था। Therefore the election commission had to think of some special method of voting। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई एक स्पेशल मेथड लाया जाएगा ताकि जिससे वोटिंग हो सके। द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने, ये आपको पता ही है, एडमिनिस्ट्रेशन में इतने लोगों को भर्ती किया ताकि इन सारे कामों को अच्छे से करवाया जा सके। इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ कंट्री एंड द इलेक्टोरेट दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल। तो ये केवल उस देश का साइज ही नहीं जो बहुत बड़ा था, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी जो इलेक्शंस को करवाने में दिक्कतें देने वाली थी। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज आल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन ए पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। किसी भी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव भारत में होने वाला था, और वो उस देश में होने वाला था जो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका था अंग्रेज़ों के लूटने की वजह से, और जहाँ की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी भी नहीं थी। टिल देन डेमोक्रेसी हैज़ existed only in the prosperous countries mainly in Europe and North America। उससे पहले केवल डेमोक्रेसी कुछ देशों में यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के एरिया में एस्टेब्लिश हो पाई थी। वेयर नियरली एवरीवन वाज लिटरेट, जहाँ पर लगभग सब पढ़े लिखे थे उस टाइम पीरियड तक। बाय दैट टाइम मैनी कंट्रीज इन यूरोप
हैड गोट गिवन वोटिंग राइट टू ऑल वुमेन। उस टाइम तक यूरोप और अमेरिका के भी सभी देशों ने अपने देश की वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिए थे। मीन्स ऐसी अवेयरनेस की कमी थी उन देशों में जो हमारे से कई गुना आगे थे। तो इंडिया की सिचुएशन आप सोच ही सकते हो। इन दिस कंटेक्स्ट इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की। तो ऐसे सिचुएशन में भारत का यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स एक पर्टिकुलर एज के बाद के सभी लोग वोट दे सकते हों, अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्की था। एन इंडियन एडिटर कोल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। एक भारत के इतिहासकार ने लिखा है, या एडिटर जो भी लेखक होते हैं उसने लिखा है कि भाई ये भारत ने जो पहला आम चुनाव करवाने जा रहा है, ये करवाया था वो दुनिया का सबसे बड़ा जुआ था। ऑर्गेनाइज कैसे था जुआ? हो सकता था भाई इलेक्शंस में इतनी ज़्यादा अशांति फैल जाए कि मतलब देश के 28 जो स्टेट हैं उसकी तरह छोटे छोटे 28 कंट्री ना बन जाएं भाषा के बेस पे। पूरा यूरोप मैंने आपको कई बार बताया लैंग्वेज के बेस पे ही बना हुआ है, ठीक है। Organizer a magazine wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India। तो किसी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को कन्फेस करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फेल रहेगा। ए ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज क्लेम्ड दैट ए फ्यूचर एंड मोर इनलाइटेंड एज विल व्यू with astonishment and averse face of recording the votes of millions of illiterate people। मीन्स इसका मतलब क्या है कि किसी देश का उस भविष्य को आप तय कर रहे हो जो आने वाला एक प्रकाश में, इनलाइटेंड मीन्स जो प्रकाशित भविष्य है उसको आप अभी से बनाने जा रहे हो, जिस तरह से आपकी अनपढ़ जनसंख्या पूरी वोटिंग करेगी। द इलेक्शंस हैड टू be postponed twice and finally held from October 1951 to Feb 1952। तो इस वजह से इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस की वजह से इलेक्शंस को 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा और वो लास्ट में जाकर अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में हुए। अब आपको लगेगा एक ही दिन क्यों नहीं हुए? एक दिन इलेक्शन कभी नहीं होता इतने बड़े देश में। जैसे कुछ स्टेट्स में जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, सेकेंड फेज ऑफ, प्रथम चरण के चुनाव इन 3 राज्यों में होंगे, इन 3 राज्यों के इतने जिलों में होंगे, इस तरह से तो कई फेज में इलेक्शन होते हैं। बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शन सिंस मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952। लेकिन इन चुनावों को 1952 का आम चुनाव कहा जाता है क्योंकि जनवरी 1952 में ही भारत के अधिकतर भागों में वोटिंग हुई थी। It took 6 months for the campaigning, polling and counting to be completed। 6 महीने का टाइम लगा ओवरऑल प्रोसेस को कंप्लीट होने में। Elections were competitive, there were on an average more than 4 candidates for each seat। इलेक्शंस में कंपटीशन अच्छा था, एक सीट पे 4 से ज़्यादा कैंडिडेट हर जगह पे थे। The level of participation was increasing, more than half of the eligible voters turned out to vote on the day of elections। इलेक्शन के दिन लगभग आधे, जो वोट 17 करोड़ लोग वोट दे सकते थे उनमें आधे से भी ज़्यादा लोगों ने वोटिंग दी। और आज भी इलेक्शंस में 60-70% ही वोटिंग होती है, कहीं कहीं पर ही 80% जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे 50% से ऊपर अपने आप में बहुत ज़्यादा थे। व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड दीज वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय द लूजर्स। तो जब इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए तो हारने वालों ने भी कहा कि भाई इलेक्शंस में बहुत अच्छे से हुए हैं, कोई इलेक्शंस में किसी तरह की धांधली नहीं हुई है। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग। तो दुनिया में जो सभी भारत की आलोचना कर रहे थे इलेक्शंस करवाने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ, उन सब के मुंह को बंद कर दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स वर कंफाउंडेड ऑल दोज skeptics who thought the introduction of adult franchise too risky an experiment in this country। तो टाइम द इंडियन ये क्या सॉरी जो टाइम्स ऑफ इंडिया नाम से एक अखबार में लिखा गया कि जो कह रहे थे भारत में इलेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा रिस्की है, आज वो खुद देख सकते हैं और खुद इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि किस तरह से भारत ने दुनिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अच्छे से लागू करवा दिया है, एस्टेब्लिश करवा दिया है। द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम दैट देयर इज universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in democratic elections in the history of the world।
तो दूसरे अखबार ने कहा हिंदुस्तान टाइम्स में कि भारत ने जो यूनिवर्सल एग्रीमेंट के साथ अपनी गवर्नमेंट को चुन लिया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला लोकतांत्रिक चुनाव है जो पूरे आगे आने वाली हिस्ट्री में, हमेशा वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इम्प्रेस्ड, भारत से बाहर के भी जो भारत के इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्यों करते हैं ऑब्जर्व, देखो जिस देश में जिस कौन सी सरकार आएगी तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको पता होता है कि हमें किस गवर्नमेंट के आने से फ़ायदा है, किस कंडीशन में इंडिया में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है, ये सब चीज़ें तो सभी देशों के इलेक्शंस पे दूसरे देश भी नज़र रखते हैं। of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world। तो सभी ने देखा कि पूरी दुनिया के इतिहास में भारत की डेमोक्रेसी ने भारत में अपने पैर जमा लिए हैं। It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education। तो ये कहना सही बात नहीं है कि शिक्षा की कमी और सॉरी एक मिनट, शिक्षा की कमी और गरीबी के टाइम पीरियड में भी इलेक्शन से ना हो पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस इन कंडीशंस में भी मींस इन खराब कंडीशंस में भी, जहाँ पर जनसंख्या किसी देश की पड़ी हुई नहीं है और बहुत ज़्यादा गरीब है, तब भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इससे भारत ने प्रूव कर दिया कि यदि उस देश के लीडर्स चाहें, उस देश की गवर्नमेंट चाहे, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को दुनिया में कहीं भी करवाया जा सकता है। ये आपकी आज की क्लास है।